नमस्कार। आज हम समय में एक बहुत लंबा सफर तय करने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें उस दौर में ले जाते हैं जब इंसान पत्थर के औजार बना रहा था और वहां से होते हुए भारत के पहले महान साम्राज्यों के शिखर तक पहुंचाते हैं। हमारा मिशन सिर्फ तारीखें और नाम दोहराना नहीं है। हम इन हजारों सालों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शिकारी समाज ने दुनिया के सबसे सुनियोजित शहर बसाए, कैसे एक सम्राट ने जंग जीतने के बाद हथियार फेंक दिए, और इन सब में वो कौन सी बातें हैं जो आज भी हमें हैरान कर सकती हैं। चलिए इस पहेली के टुकड़े जोड़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये पहेली बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें हर टुकड़ा दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे कि कैसे पर्यावरण में एक छोटा सा बदलाव इंसानी औजारों को बदल देता है और कैसे औजारों का बदलना पूरे समाज को बदल देता है। यह सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, यह सोच और समाज के विकास की कहानी है। तो फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, पाषाण काल से। एक तथ्य ने मुझे सही में चौंका दिया। महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। शुतुरमुर्ग तो अफ्रीका का पक्षी है, उसका महाराष्ट्र में क्या काम? यही तो इतिहास का मजा है। ये दिखाता है कि आज से हजारों साल पहले भारत का भूगोल और पर्यावरण कितना अलग था। वो जगह शायद ज्यादा सूखी और वो खुली रही होगी, शुतुरमुर्ग के रहने लायक। ये सिर्फ एक अजीब तथ्य नहीं, बल्कि उस युग के क्लाइमेट चेंज का सबूत है। और जैसे ही जलवायु बदली, इंसानों ने भी खुद को बदला। जब मध्य पाषाण युग में मौसम गर्म और नम हुआ, तो बड़े और भद्दे पत्थर के औजारों की जगह छोटे, नुकीले और ज्यादा कारगर माइक्रोलिथ ने ले ली। मतलब बेहतर टेक्नोलॉजी। हाँ, और इसी टेक्नोलॉजी ने शायद उन्हें एक जगह टिककर रहने का आत्मविश्वास दिया होगा। फिर नवपाषाण काल आता है, जिसे क्रांति कहते हैं, जब इंसान शिकारी से किसान बन गया। मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहां से गेहूं और जौ के शुरुआती सबूत मिलते हैं। लेकिन एक चीज है जो खेती से भी ज्यादा गहरी बात बताती है। कश्मीर के बुर्ज़होम में कब्रों में मालिकों के साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया गया है। सोचिए इस बात की गहराई। ये वो लोग हैं जो अभी बस खेती करना और घर बनाना सीख रहे हैं, लेकिन उनकी सोच में इंसान और जानवर का रिश्ता इतना मजबूत है कि वो मानते हैं कि मौत के बाद भी ये साथ बना रहना चाहिए। अच्छा। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये मानना कि एक अनदेखी दुनिया है, एक जीवन के बाद का सफर है, और यही सोच आगे चलकर धर्म, दर्शन और जटिल सामाजिक संरचनाओं की नींव बनती है। और इसी नींव पर खड़ी हुई सिंधु घाटी सभ्यता। जब मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ तो यकीन नहीं होता। ग्रिड पैटर्न पर बने शहर, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती सड़कें और ढकी हुई नालियाँ। आज भी भारत के कई शहरों में ये व्यवस्था नहीं मिलती, और वो लोग ये सब आज से 4,500 साल पहले कर रहे थे। बिल्कुल आधुनिक। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार हो या कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति, ये सब कितना आधुनिक लगता है। हाँ, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात वो है जो वहां नहीं थी। इतने बड़े, इतने व्यवस्थित शहरों में कहीं भी कोई मंदिर या राजमहल जैसी भव्य इमारत नहीं मिली। कोई राजा का विशाल स्मारक नहीं, कोई पुजारियों का गढ़ नहीं। एक मिनट, मंदिर नहीं थे, ये बात तो थोड़ी हजम नहीं होती है। बिना किसी बड़े धार्मिक केंद्र या राजा के इतना बड़ा और अनुशासित समाज एक साथ कैसे काम कर रहा था? यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या व्यापार ही उनका धर्म था या कोई और शक्ति थी जो सबको जोड़े हुए थी? कई इतिहासकार मानते हैं कि शायद वहां पुजारियों या राजाओं का नहीं, बल्कि व्यापारी वर्ग का शासन था। उनका ध्यान शायद पूजा पाठ से ज्यादा मेसोपोटामिया के साथ व्यापार पर था, जिसे वे मिलुहा कहते थे। अच्छा। और उनकी लिपि, वो तो जैसे एक पूरी लाइब्रेरी है जिसकी चाबी खो गई है। हजारों मोहरों पर संदेश लिखे हैं, लेकिन आज तक हम एक शब्द नहीं पढ़ पाए। ये इतिहासकारों के लिए जितना रोमांचक है, उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग भी। तो सिंधु घाटी में सत्ता का केंद्र कौन था, ये साफ नहीं है। लेकिन जब हम वैदिक युग में आते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ शक्ति और समाज का ढांचा बिल्कुल अलग दिखता है, जो ज्यादातर ग्रामीण है। और इस युग को समझने का सबसे बड़ा स्रोत है ऋग्वेद। हाँ, और ऋग्वेद हमें एक ऐसे समाज की झलक देता है जो कबीलों में बटा है, पशुपालन पर निर्भर है और जहाँ यज्ञ और प्रार्थनाएं जीवन का केंद्र है।
लेकिन इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का जिक्र आता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहीं से भारतीय समाज की एक ऐसी संरचना की शुरुआत होती है जो आगे चलकर बहुत जटिल हो गई। तो क्या ये व्यवस्था शुरू से ही जन्म पर आधारित और कठोर थी? नहीं, शुरुआती वैदिक काल में ऐसा नहीं लगता। तब ये शायद काम या पेशे पर आधारित थी और उतनी कठोर नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आर्य लोग पंजाब से पूरब की ओर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़े, हालात बदलने लगे। लोहे की खोज हो चुकी थी। जंगलों को साफ करने और खेती करने के लिए लोहे के औजार और हथियार बहुत काम आए। समाज ज्यादा व्यवस्थित और जटिल होता गया और उत्तर वैदिक काल तक आते आते यही वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होकर बहुत कठोर हो गई। तो एक तरफ समाज में ये नियम, कानून और कर्मकांड मजबूत हो रहे थे, और क्या इसी के जवाब में या इसके विरोध में वो नए दार्शनिक विचार सामने आए जिनके बारे में पढ़ते हैं, यानी जैन और बौद्ध धर्म? ये एक बहुत बड़ा कारण था। उस दौर में समाज में एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। पुराने वैदिक कर्मकांड महंगे और जटिल हो गए थे और वर्ण व्यवस्था कई लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसी माहौल में जैन धर्म के महावीर और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ने नए, सरल और ज्यादा समतावादी रास्ते दिखाए। उन्होंने अहिंसा, कर्म और सदाचार पर जोर दिया, जो उस वक्त के लोगों को बहुत आकर्षक लगा। और इन नए विचारों को सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं, बल्कि उस समय के शक्तिशाली राजाओं ने भी अपनाया। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन नए धर्मों को राजकीय संरक्षण मिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया, तो उनके पोते अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैला दिया। सही बात है। इस संरक्षण ने इन विचारों को एक छोटे समूह के दर्शन से निकालकर एक विश्व धर्म बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और यह सब उस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हो रहा था जिससे भारत के पहले साम्राज्य मगध का जन्म हुआ। हाँ, मगध का उदय। 16 महाजनपदों में से आखिर मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना? स्रोत बताते हैं कि उसकी राजधानियों की लोकेशन बहुत रणनीतिक थी। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा था, एक प्राकृतिक किला, और बाद में पटलिपुत्र, जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर था, जिससे व्यापार और यातायात पर नियंत्रण आसान हो गया। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ा फायदा था, हाथी। मगध के आसपास के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी मिलते थे। उस जमाने में हाथियों की एक सेना रखना आज के जमाने में एक टैंक डिवीजन रखने जैसा था। अच्छा। दुश्मन की पैदल सेना के लिए इनसे पार पाना लगभग नामुमकिन था। तो ये भूगोल, व्यापार और सैन्य शक्ति का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने मगध को सबको पछाड़कर भारत का पहला साम्राज्य बना दिया। और इसी मगध की गद्दी पर बैठा मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। लेकिन जब भी मौर्य साम्राज्य का नाम आता है तो एक ही सम्राट का चेहरा सामने आता है, अशोक। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। ये सिर्फ अशोक की नहीं बल्कि शायद दुनिया के इतिहास की सबसे अनोखी घटनाओं में से एक है। एक सम्राट एक बड़ी और खूनी लड़ाई जीतता है और जीत के बाद जश्न मनाने के बजाय पश्चाताप करता है और भविष्य में युद्ध न करने की कसम खाता है। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की जगह धम्म घोष यानी धम्म के संदेश की नीति अपनाई। यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि अब हम ताकत से नहीं बल्कि अपने विचारों और सही बर्ताव से दुनिया को जीतेंगे। किसी सम्राट के लिए ऐसा कहना, खासकर इतनी बड़ी लड़ाई के बाद, उस जमाने में तो लगभग अनसुनी बात रही होगी। बिल्कुल अनसुनी बात। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि इसे अपनी राजकीय नीति बना लिया। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। हाँ, उनके शिलालेख। हाँ, और ये शिलालेख जो 3 भाषाओं और 4 लिपियों में लिखे गए थे, इतिहास का खजाना है। जब 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा, तब जाकर दुनिया को अशोक की महानता का असली पता चला। और इन शिलालेखों में वो खुद को देवानाम प्रिय पियदस्सी कहते हैं, यानी देवताओं का प्रिय जो सबसे प्रेम से मिलता है। ये उपाधि ही उनकी पूरी सोच को बयां कर देती है। मौर्यों के बाद का दौर थोड़ा धुंधला सा लगता है। शुंग, सातवाहन, कुषाण, कई अलग अलग शक्तियां आईं। लेकिन कुषाणों के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है। उन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए और रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। रेशम मार्ग उस समय का ग्लोबल ट्रेड और कल्चर का सुपर हाईवे था।
चीन से रेशम, रोम से सोना और भारत से मसाले और कपड़े सब इसी रास्ते से गुजरते थे। इस पर नियंत्रण करके कुषाण बहुत अमीर हो गए और इसी दौलत से उन्होंने इतने शुद्ध सोने के सिक्के बनाए। लेकिन ये सिर्फ सामान का रास्ता नहीं था, ये विचारों और कला का भी रास्ता था। बिल्कुल। जैसे गांधार कला। हाँ, जैसे गांधार कला। जब यूनानी जो सिकंदर के साथ आए थे, उनकी कला का भारतीय विषयों खासकर बौद्ध धर्म से संगम हुआ तो गांधार कला का जन्म हुआ। पहली बार बुद्ध को इंसानी रूप में यूनानी देवताओं जैसे दिखने वाले कपड़ों और घुंघराले बालों के साथ दिखाया गया। अच्छा। कुषाण खुद मध्य एशिया से आए थे, लेकिन वे भारतीय संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि उनके सबसे महान राजा कनिष्क को बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए दूसरा अशोक तक कहा जाता है। ये सांस्कृतिक संगम का एक बेहतरीन दौर था। और इसी मिले जुले सांस्कृतिक माहौल से जमीन तैयार हुई गुप्त साम्राज्य की, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे। इसी दौर में चीनी यात्री फाहियान भी भारत आए। हाँ, ये शब्द स्वर्ण युग बहुत इस्तेमाल होता है और कला, साहित्य और विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये काफी हद तक सही भी है। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली पर काम किया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक लिखा। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ये स्वर्ण युग किसके लिए था। स्रोतों से यह भी पता चलता है कि इसी दौर में वर्ण व्यवस्था और ज्यादा कठोर हो रही थी और छुआछूत की प्रथा भी मजबूत हो रही थी, तो शायद हर किसी के लिए अनुभव एक जैसा नहीं रहा होगा। सही बात है। प्रशासन के मामले में भी गुप्त लोग मौर्यों से काफी अलग थे, है ना? बहुत अलग। मौर्यों का शासन बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था, मतलब सारे फैसले केंद्र से होते थे। लेकिन गुप्त साम्राज्य विकेंद्रीकृत था। उन्होंने जीते हुए कई राजाओं को अपना राज लौटा दिया और उनसे बस कर वसूलते थे। और एक और बड़ा बदलाव हुआ धर्म के क्षेत्र में। इसी काल में हमें पहले स्थायी मंदिर मिलते हैं, पत्थर और ईंटों से बने हुए, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इससे पहले वैदिक धर्म में यज्ञ पर जोर था, मूर्तियों और मंदिरों पर नहीं। ये हिंदू धर्म के विकास में एक बहुत बड़ा मोड़ था, जहां भक्ति और मूर्ति पूजा का महत्व बढ़ने लगा। तो हमने पत्थर के औजारों से शुरू करके शुक्रमुर्ग के अंडों, कुत्तों की कब्रों, बिना मंदिर वाले शहरों और लड़ाई छोड़ने वाले सम्राट से होते हुए मंदिरों के निर्माण तक का एक लंबा सफर तय किया है। जब इन सब बिंदुओं को जोड़कर देखती हूँ तो एक साफ तस्वीर उभरती है कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। हर आने वाला दौर पिछले दौर के कंधों पर खड़ा था। बिल्कुल सही कहा। शिकारी से किसान और फिर शहरी बनने का सफर, समाज का कबीलों से वर्ण व्यवस्था तक का विकास, सत्ता का स्वरूप जो कभी व्यापारियों के हाथ में लगता है, कभी यज्ञ करने वाले राजाओं के, तो कभी एक चक्रवर्ती सम्राट के, और इन सब के बीच विचारों की क्रांति जो पुराने ढांचे को चुनौती देती है। ये वो धागे हैं जो इस पूरी कहानी को एक साथ बुनते हैं। ये स्रोत हमें इतिहास के उस मोड़ पर लाकर छोड़ते हैं जहां प्राचीन काल खत्म हो रहा है और मध्यकाल की आहट सुनाई दे रही है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। भारत के इतिहास में हमने बार बार राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का बंटा होना और बाहरी संस्कृतियों को अपने अंदर समा लेने की प्रवृत्ति देखी है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब सदियों बाद केंद्रीकृत और व्यावसायिक रूप से आक्रामक यूरोपीय शक्तियों का भारत से सामना हुआ, तो हमारी ये पुरानी आदतें और प्रवृत्तियां हमारी ताकत बनी या कमजोरी?